सो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एज़ यूजुअल हमारा एक नॉर्मल एक सिस्टम है जिसमें हर दिन अगले टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर का पूरा रिवाइज करते हैं. तो वी विल वेरी क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट सेशन एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ क्विक रिवीजन. तो हमने कल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था. सबसे पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. वेरी गुड. तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल टाइम, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल वेट, फोर्स, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है. फिर हमने देखा था कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड इन कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड यूनिट विच शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. गुड. और हमने कल देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो हमने टोटल कल 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे इन डिटेल. सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स था CGS. CGS में लेंथ तुम मेजर करते हो सेंटीमीटर में, मास मेजर करते हो ग्राम में और टाइम सेकेंड में. उसके बाद था MKS. CGS सिस्टम ये छोटा सिस्टम है जहाँ पे स्मॉल मेजरमेंट करने हो तो तब तुम कौन सा सिस्टम यूज़ करोगे? CGS. MKS में लेंथ होता है मीटर में, मास होता है किलोग्राम में और टाइम होता है सेकंड में, इसलिए बोलते हैं MKS. सो ये है लेंथ, दिस इज़ फॉर मास एंड दिस इज़ फॉर टाइम. देन द थर्ड सिस्टम वी सॉ वाज FPS, फुट पाउंड सेकेंड. डिस्टेंस इज इन फुट, mass is in pound and time is in second. So FPS. And then fourth system was SI system. SI system में again length is in meter, mass is in kilogram, time is in second. अगर आप नोटिस कर रहे हो तो MKS में लेंथ मीटर में है, मास किलोग्राम में है, टाइम सेकेंड में है और SI में भी वैसा ही है. तो दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए हमने पहले डिफाइन किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको तुम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हो. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स हमने डिफाइन किया था. तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी? A physical quantity which does not depend on any other quantity for its measurement is known as fundamental quantity. Good. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, such a quantity is called as fundamental quantity. A physical quantity which does not depend on any other quantity for its measurement is known as क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल क्वांटिटी. क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, गुड. पक्का. एंड फंडामेंटल यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. तो MKS सिस्टम में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास एंड टाइम. लेकिन SI सिस्टम में 7 है. तो SI सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. वेरी गुड. Then we have seen लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, मास को, टाइम को, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला और लास्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. किस में था ये? मोल में. और इफ़ यू रिमेंबर हमने 1 मोल मतलब कितना क्वांटिटी ये भी डिफाइन किया था. देखो एक नंबर है जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर. उसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23.
amount of substance is measured in mole and 1 mole is that quantity of substance which contains Avogadro number of particles, right? तो जिस सब्सटेंस के पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो उसको बोलते हो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और मैंने कल आपको एज एन एग्जांपल ये भी बताया था, अगर मेरे पास दो सब्सटेंस है, अलग अलग सब्सटेंस है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने आपको ये बोला था कि अगर हाइड्रोजन का 1 मोल है, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स तो सेम हो गया लेकिन मास सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ़ मोल सेम होना डज़ नॉट मीन कि मास सेम होगा, और उल्टा भी ट्रू है, मास सेम होना आल्सो डज़ नॉट मीन नंबर ऑफ़ मोल्स आर सेम। वेरी गुड। इसके बाद हमने देखा था डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड यूनिट्स, तो इफ़ यू रिमेंबर, जैसे तुमने फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन किया, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट इज़ नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे डिराइव्ड क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट। एग्जाम्पल, अगर स्पीड मेजर करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ता है, मतलब डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और टाइम मेजर करना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा? स्पीड। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। For example, force, mass into acceleration. So physical quantities which depends on other quantities for their measurements are known as derived quantities. And derived units are units which are used to measure derived quantities. Very good. तो ये था पहला डिफरेंस। SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, MKS में 3 ही है। और जो दूसरा डिफरेंस था वो था सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। SI सिस्टम में 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ भी है, तो एक्स्ट्रा यूनिट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक सप्लीमेंट्री यूनिट मैंने कल आपको बताया था इन डिटेल, दूसरा आज देखेंगे लेकिन पहला भी रिवाइज करेंगे। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक है प्लेन एंगल जिसको और एक नाम था 2D एंगल। तो प्लेन एंगल या 2D एंगल डिफाइन करने के लिए हम लोग एक सर्कल यूज़ करते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सर्कल यूज़ करते हैं, स्पीयर यूज़ नहीं करते, सर्कल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीयर एंड सर्कल? स्पीयर इज स्पीयर, सर्कल इज सर्कल। डिफरेंस क्या है? सर्कल इज 2 डायमेंशनल एंड स्पीयर इज 3 डायमेंशनल। वेरी गुड। तो हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल का एक आर्क ले लेंगे, आर्क, वी विल टेक एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। आर्क इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि फिज़िक्स में या मैथ्स में स्मॉल क्वांटिटी को तुम लिखते हो D से और आर्क को डिनोट करते हैं S से, तो DS मतलब स्मॉल आर्क। ये जो स्मॉल आर्क है, क्योंकि आर्क स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल हुआ, तो D थीटा, और रेडियस है R। आपने स्कूल में ऐसा सीखा था, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। गुड। लेंथ ऑफ आर्क इज ds, रेडियस इज r, एंगल इज d थीटा। तो एंगल d थीटा इज ds बाय r। हमने यहाँ से डेफिनेशन बनाया था प्लेन एंगल या 2D एंगल का। तो प्लेन एंगल और 2D एंगल इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी गुड। और अगर आपको याद होगा हमने ये भी बोला था कि SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। तो यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था, अब इसके आगे गुड। बाकी तो ठीक है, ये तुम इसका डेफिनेशन तो तुमको भी पता ही है। नाउ विल मूव टू द सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट, दैट इज सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल। और मैं तुमको रियल लाइफ में प्लेन एंगल कब बनता है, सॉलिड एंगल कब बनता है वो बताऊंगा इसके बाद इमीडिएटली। आप सबको पता है, लेकिन अब तक आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है, कि आप सोचना स्टार्ट करोगे यहाँ से। तो सॉलिड एंगल इसको बोलते हो 3D एंगल। अब इमेजिन हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर
तो वी हैव अ स्पीयर। नाउ इमेजिन इस स्पीयर पे मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, पोर्शन मतलब अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पीयर। तो ये एक स्पीयर था, इस स्पीयर पे आई विल टेक अ स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। स्मॉल पार्ट इज नोन एज अ स्मॉल पोर्शन। अब डिफरेंस क्या बता देता हूँ। प्लेन एंगल मतलब 2D एंगल डिफाइन करने के लिए तुम एक सर्कल लेते हो, यहाँ पे क्या लेते हो, स्फीयर लेते हो। सर्कल 2D है, ये 3D है। प्लेन एंगल डिफाइन करने के लिए तुम सर्कल का छोटा सा पार्ट लेते हो जिसको आर्क बोलते हो। 3D एंगल डिफाइन करने के लिए तुम स्फीयर का छोटा सा पार्ट लेते हो जिसको पोर्शन बोलते हो, राइट। यहाँ पे आप देखते हो आर्क ने कितना एंगल बनाया, यहाँ पे देखते हो पोर्शन ने कितना एंगल बनाया। गुड। तो अब ये जो पोर्शन है इसका जो एरिया होगा इसको मैं DA बोल दूँगा। A इज़ एरिया एंड D मतलब स्मॉल एरिया। अब ये जो स्मॉल एरिया है इसने सेंटर ऑफ द स्फीयर पे जो भी एंगल बनाया होगा, और बाय द वे ये जो स्फीयर है इसका रेडियस को बोल देंगे कैपिटल R, और यहाँ जो एंगल बना वो भी स्मॉल होगा D। लेकिन मैं थीटा नहीं लिख सकता क्योंकि थीटा मैंने ऑलरेडी किसके लिए यूज़ कर लिया, प्लेन एंगल के लिए। तो यहाँ पे नया नोटेशन है ओमेगा। अब जिनको ये नोटेशंस नहीं पता, इस टॉपिक के बाद मैं आपको नोटेशंस सिंबल सब बताता हूँ, ये टॉपिक हो जाने दो, क्योंकि हम अब 11th के आगे ग्रीक लेटर्स बहुत यूज़ करते हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा कापा, ये सब का सब तुमको अभी लगेगा, तो इसके बाद बताता हूँ मैं। तो रिमेंबर हमने एक पोर्शन लिया, उसका एरिया कितना है DA, उसने एंगल कितना बनाया D ओमेगा, राइट। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। गुड। रेडियस कितना था R। तुमने प्लेन एंगल डिफाइन कैसे किया था, रेशो ऑफ। तो यहाँ पे भी ये रेशो है, यहाँ पे किसका रेशो था, लेंथ ऑफ आर्क का, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो स्मॉल पार्ट लिया सर्कल का वो क्या है, आर्क है, राइट। तो ये आर्क था और ये कौन है, एरिया है। तो ये रेशो है किसका, एरिया का। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय। देखो अच्छा एक बात और बताओ, आर्क ये लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ, और रेडियस भी क्या होता है, लेंथ। तो ये लेंथ अपॉन लेंथ था। यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है, एरिया। एरिया क्या होता है पता है, लेंथ स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लेंथ इंटू लेंथ। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ तो नंबर है उसको छोड़ दो, बेस इज लेंथ, हाइट इज लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ। तो डू यू नोटिस एरिया हमेशा लेंथ इंटू लेंथ आता है, राइट। यहाँ पे लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हुआ था, यहाँ पे ऊपर क्या है, लेंथ का स्क्वायर है। अगर मैं नीचे R लिख दूँ, ऊपर लेंथ का स्क्वायर और नीचे लेंथ, कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल में हमेशा ऐसा ही होता है। गुड। तो अब डिफाइन करते वक्त तुमने यहाँ कैसे डिफाइन किया था, प्लेन एंगल और 2D एंगल इज़ द रेशो ऑफ, यहाँ क्या बोलोगे, सॉलिड एंगल और 3D एंगल इज़ द रेशो ऑफ, सॉलिड एंगल और 3D एंगल इज़ द रेशो ऑफ, क्योंकि वो रेशो है तो रेशो ऑफ। यहाँ पे तुमने क्या बोला था, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, यहाँ पे बोलोगे रेशो ऑफ एरिया, एरिया किसका, पोर्शन का, ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे बोलोगे टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। गुड, हो गया, ये बन गया आपका डेफिनेशन। तो सॉलिड एंगल और 3D एंगल इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब जैसे SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या था, SI यूनिट रेडियन, यहाँ पे बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। SI यूनिट ऑफ प्लेन 3D एंगल, सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन।
इज स्टेरेडियन। गुड, पक्का पक्का श्योर। अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे तुम फिलहाल एक पोर्शन ले रहे हो, पोर्शन ने जो एंगल बनाया वो स्मॉल एंगल है, जिसको तुमने क्या बोला, सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल। अगर पूरा स्फीयर ने कितना एंगल बनाया वो देखने जाए ना, उसकी वैल्यू हमेशा 4 पाई आती है। कितनी आती है? 4 पाई। हम फिलहाल तो सिर्फ एक पोर्शन देख रहे थे, अगर मैं टोटल पूरा स्फीयर कितना एंगल बना रहा है वो देखूंगा तो वो कितना आता है? 4 पाई। सो देयरफॉर टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई रेडियन, स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। और ये आगे काम में आएगा आपको 12th स्टैंडर्ड में। तो आपको ये पता होना चाहिए पूरे स्फीयर ने सेंटर पे जो एंगल बनाया उसकी वैल्यू कितनी आती है? 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई। ऐसा पता है क्यों होता है? बताओ, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। एंगल डिफाइन कैसे किया तुमने? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बचा फिर? हाँ, इसके लिए 4 पाई होता है वो। गुड, पक्का। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कब प्लेन एंगल, कब सॉलिड एंगल। एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ में तुमने बहुत बार यूज़ किया है। सपोज यू आर लुकिंग एट दिस फोन, साइड से देख रहे हो तो तुमको लाइन दिख रहा है ना? लाइन होता है आर्क जैसा। तो ये लाइन आपके आंखों पे जो एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल होगा पता है? प्लेन एंगल। और अगर इसी को ऐसा देख रहे हो तो ये लाइन है कि एरिया है? एरिया कौन सा एंगल बनाता है? सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। तो सिर्फ तुम देख कैसा रहे हो उस पे से भी एंगल चेंज होता है। अगर तुम साइड से देख रहे हो, इसको एज बोलते हैं, एज, तो ये लाइन जैसा दिखेगा, तो कौन सा एंगल? 2D एंगल, राइट, प्लेन एंगल। और इसी को ऐसा देखा तो 3D एंगल, सॉलिड एंगल। ये जो मोबाइल का ट्राइपॉड है, ये लाइन जैसा है ना, कौन सा एंगल? 2D एंगल, प्लेन एंगल। और ये मोबाइल फ़ोन खुद क्या एंगल बना रहा है? 3D एंगल, राइट। डू यू लुक एट द मून समटाइम्स? मून, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मून? स्फीयर। लेकिन हमको कहाँ स्फीयर दिखता है? हमको डिस्क दिखता है, लेकिन है तो वो एरिया ना। तो मून आपके आंखों पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? 3D की 2D? 3D, ऑफ कोर्स 3D। ये पेन आपके आंखों पे क्या एंगल बनाएगा? 2D, करेक्ट, 2D। तो स्कूल लेवल तक तुम जब एंगल बोलते थे तो तुम सिर्फ 2D एंगल की बात करते थे। अब हमको थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके 3D में जाना है। आइसक्रीम कोन देखा है? आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन का जो ऊपर का सरफेस होता है वो क्या शेप का होता है? सर्कल। वो सर्कल इज एरिया, और वो जो कोन का वर्टेक्स है उस पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 2D की 3D? 3D होगा, 3D, क्योंकि वो सर्कल एरिया है। पक्का। गुड। वन लास्ट थिंग, यू आर लुकिंग एट दिस पेज, इज दिस अ लाइन और अ एरिया? तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस एरिया एट योर आई? 3D एंगल। कौन सा एंगल? 3D एंगल। गुड। तो लाइन जैसा कुछ ऑब्जेक्ट हो तो वो 2D एंगल बनाएगा, और एरिया जैसा हो तो 3D एंगल बनाएगा। पक्का। अब ये नोट्स में मैंने जानबूझ के दिया नहीं है, मैं क्लास के बाद आपको टाइम दूंगा ये लिखने के लिए, अभी नहीं, आफ्टर द क्लास। वो जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू राइट यू रिमेंबर। तो ये तुमको बाद में टाइम मिलेगा लिखने के लिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। तो अगला टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। वैसे कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स। कन्वेंशन मतलब रूल्स। तो जब तुम SI यूनिट्स यूज़ करोगे तो उसको यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, अराउंड 8 रूल्स। कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। अब पहली चीज़ तो समझ लो कि इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, हम लोग थ्योरी पेपर में पूछ सकते हैं आपको, राइट डाउन द रूल्स और कन्वेंशन, लेकिन JEE नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, समझेगा क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके समझेगा आपको। तो पहला रूल है, सबसे पहला रूल है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जैसे मीटर के लिए M लिखो, टाइम के लिए S लिख दो, सेकेंड,
एस, किलोग्राम के लिए केजी लिख दो। तो यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी should be represented by its symbol. और यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत मैटर करता है। शुड मतलब कंपल्शन नहीं है, ये एडवाइस है कि भाई तुम सिंबल यूज़ कर लो, पूरा नाम मत लिखो। लेकिन मुझे पूरा नाम लिख सकता हूँ मैं, लेकिन उसका रूल है। अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो, पूरा नाम लिख रहे हो किसका, यूनिट का, जैसे मीटर को पूरा लिख रहे हो METER, राइट। तो कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं, जैसे यू नो व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, कल बताया था मैंने, न्यूटन। ये पता है न्यूटन यूनिट, ये न्यूटन नाम के साइंटिस्ट के नाम से आया। जूल एनर्जी का यूनिट, ये जूल नाम के साइंटिस्ट के नाम से आया। देन अगेन एम्पियर करंट का यूनिट भी एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था। अब तुमको पता है इंग्लिश में जब तुम नाम लिखते हो, खुद का भी नाम लिखते हो, तो पहला लेटर क्या लिखते हो, कैपिटल। यहाँ पे नहीं लिखना। तो रिमेंबर, क्यों नहीं लिखना बताता हूँ मैं, वो बताता हूँ। तो रिमेंबर, देखो रूल नंबर 2 क्या बोला है, पढ़ो क्या बोला है। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। गुड। तो रूल नंबर 2 इज full name of a unit always starts with small letter even if it is named after a person. Example, फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का n स्मॉल, ये करेक्ट वे है लिखने का, और 5 विद कैपिटल N ये रॉन्ग तरीका है लिखने का। अब बोलोगे इससे क्या फ़र्क पड़ा ना फ़र्क। अगर मैं 5 न्यूटन विद कैपिटल N लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है न्यूटन नाम के 5 लोग हैं, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन तुम भी आगे जाके साइंटिस्ट बन गए और तुम्हारे नाम से यूनिट आ गया। फॉर एग्जांपल पीयूष, इफ़ आई राइट डाउन 5 पीयूष विद कैपिटल P, मतलब पीयूष नाम के 5 लोग हैं। और इफ़ आई राइट डाउन 5 पीयूष विद स्मॉल p, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 5 है। तो जब तुम 5 न्यूटन लिखते हो तो फोर्स 5 न्यूटन का है। और कैपिटल N लिखते हो तो न्यूटन नाम के 5 लोग हैं। मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग चेंज होगा तो आंसर चेंज होगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ रूल कि अगर तुम पूरा नाम लिख भी रहे हो तो इवन दो द यूनिट इज़ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, पहला लेटर क्या आएगा, स्मॉल। गुड। लेकिन अगर आप सिंबल लिख रहे हो और यूनिट पर्सन के नाम से है तो सिंबल में कैपिटल लिखा जाता है। देखो आगे लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो। द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर पर्सन शुड बी इन कैपिटल। ओके, so the symbol of unit named after a person should be represented by capital, should be in capital letter, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम केस लेता हूँ, 5 न्यूटन दिस इज़ करेक्ट, लेकिन 5 स्मॉल n दिस इज इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट क्यों, वो आगे समझेगा, रूल नंबर 6-7 में आएगा वो। थर्ड रूल में ऐसा बोला होगा, देखो क्या बोला है, प्लूरल मत यूज़ करो, ऐसा कुछ बोला होगा। सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। तो सिंबल्स फॉर यूनिट do not take plural form, do not take plural form। अब इसका भी रीज़न है, एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे बताना था फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो मुझे बताना था फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो मैंने गलती से
ऐसा लिख दिया 5 न्यूटन्स, इसका मतलब पता है क्या हो गया? न्यूटन मतलब फोर्स, सेकंड मतलब टाइम, तो इट इज़ फोर्स इनटू टाइम। हमको बताना था फोर्स इज 5 न्यूटन और मैंने घाई घाई में लिख दिया 5 न्यूटन्स, न्यूटन और एस। तो न्यूटन मतलब फोर्स, एस मतलब टाइम, तो फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो गया। फोर्स इनटू टाइम मोमेंटम होता है, सीखोगे आगे। तो सिर्फ गलती से एस लिखने के वजह से फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर दी, इसलिए ऐसा चलता नहीं है। करेक्ट वे इज दिस, प्लूरल फॉर्म कभी नहीं लिखते। गुड। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इज 10 जूल, मैंने घाई में लिख दिया जूल्स, तो ये एनर्जी इनटू टाइम हो गया, ये भी गलत है। तो कभी भी प्लूरल फॉर्म लिखना नहीं जब आप सिंबल यूज़ कर रहे हो तब। पक्का पक्का पूरा नाम लिख रहे हो तो चलता है, लेकिन सिंबल लिखते टाइम प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते। पक्का पक्का। नंबर 4 देखो, तो 4th नंबर क्या है? सिंबल्स, सिंबल्स फॉर यूनिट्स do not contain full stop at the end of the recommended letter. तो symbols for unit, symbols for units do not contain full stop at the end of recommended letter. अब इसका भी रीज़न है, हर एक चीज़ का रीज़न है। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पूरा नाम जो भी है पूरा नाम, बट जब मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ तो हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसा डॉट लगाते हैं ना, डॉट है ना, डॉट इनिशियल के बाद डॉट फिर डॉट करते हैं ना, ऐसा इधर नहीं करना। इधर नहीं करने का रीज़न है क्योंकि सपोज़ मुझे बताना था कि फोर्स इज़ 5 न्यूटन और मैंने इधर लगा दिया डॉट या फिर लगा दिया कॉमा। डॉट मतलब सेंटेंस ख़त्म हो गया, मतलब उसके आगे से सेंटेंस नया चालू होगा। और कॉमा का मतलब भी कुछ, यहाँ पे कॉमा का भी कुछ मतलब होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, थोड़ा फ़नी है, फिज़िक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए सफिशेंट है कि क्यों फुल स्टॉप और कॉमा नहीं लगाते। एग्जांपल, एक बार चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, उसको कोर्ट में ले गए, तो जज ने देखा कि पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, तो जज चला ठीक है पहली गलती है, सिर्फ इससे लिखवा लो मी चोरी करणार नाही कॉमा केली तर शिक्षा द्यावी, मैं चोरी करूँगा नहीं कॉमा, नहीं के बाद कॉमा की तो मुझे पनिशमेंट सज़ा मिलनी चाहिए। अब पता है कोर्ट में जज के बाजू में एक पर्सन होता है जो टाइपिंग का काम करता है, उसने घाई घाई में क्या किया, मी चोरी करणार कॉमा नाही केली तर शिक्षा द्यावी, और उसके हाथ में लेटर थमा दिया, उससे साइन ले ली, और चोर था पढ़ा लिखा, उसने पढ़ा क्या लिखा है, मी चोरी करणार नाही केली तर शिक्षा द्यावी, वापस चोरी किया, फिर पकड़ा गया, फिर उसी कोर्ट में ले गए उसी जज के सामने। जज ने बोला तुझे लास्ट टाइम मना किया था ना, वो बोला मैं तो कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, तुमने लिख के दिया मी चोरी करणार कॉमा। So you understand, if you place full stop or comma at the wrong place, the meaning of the sentence will change. और फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है कि तुमने अगर गलती से भी गलत जगह पे फुल स्टॉप या कॉमा लगा दिया तो क्वेश्चन का मतलब चेंज होगा, उससे आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ना आगे डॉट मत लगाओ। एनर्जी ऑफ 10 जूल, डू नॉट पुट अ डॉट। गुड। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। एंड 5 न्यूटन डॉट 10 जूल डॉट, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। तो रूल्स ये पता होने चाहिए सो एज टू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स इन एग्जाम। नंबर 5 पाँचवा नंबर ऐसा है कि बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल चलो पूछ ही लेता हूँ, व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड अपॉन टाइम। वेरी गुड। स्पीड का यूनिट क्या है और टाइम का क्या है? तो हम इसको मीटर पर सेकंड लिखते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं? हाँ, तो सिंगल रेशो किया ना, यहाँ पे 2 रेशो है, ये सिंगल रेशो है। तो कभी भी याद रखना, अगर हमारे पास ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो
जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, तो उसके यूनिट्स को सिंगल रेशो में लिखा जाता है। ऐसा लिखना गलत तरीका है, दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग। देखो पढ़ो, है क्या ऐसा कुछ रूल? 5th नंबर रूल पढ़ो ना, कुछ होगा ऐसा। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी एक्सप्रेस एज 1 रेशो, है ना, शुड बी एक्सप्रेस एज 1 रेशो। गुड। तो क्या लिखे अब यहाँ पे, व्हाट इज़ द रूल? आप बताओ, मुझे तो पता है, आप बताओ। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल quantities in the numerator and denominator should be written as 1 ratio, should be written as 1 ratio, single ratio, एक ही बात है। तो wrong way is writing like this and correct way is writing like this. Good? पक्का पक्का। अब अभी तो स्टार्ट ही है, अभी तो हम लोग या दूसरा लेक्चर ही है, हमारा पहला ही चैप्टर है, पर थ्रू आउट 2 years ऑफ फिजिक्स बहुत सारे क्वांटिटीज़ आएंगे जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होगी या बहुत छोटी छोटी होगी। गुड। तो अभी ये 6th नंबर पॉइंट पे आने से पहले कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, और साथ में मैं ग्रीक लेटर्स भी बता देता हूँ। तो पहले मैं ग्रीक लेटर्स जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो बताता हूँ, फिर कुछ सिंबल्स बताता हूँ, फिर रूल नंबर 6 पे जाता हूँ। फिज़िक्स में तुम ये बार बार देखोगे, इसको बोलोगे अल्फ़ा, इसको बोलोगे बीटा, इट इज़ लाइक ABCD। तो दिस इज़ लाइक बीटा। फिर होगा ग्यामा, इसको लिखते हैं गामा और प्रोनाउंस करते हैं ग्यामा। ये है डेल्टा, ये है स्मॉल डेल्टा, ये है कैपिटल डेल्टा। तो ट्रायंगल शेप मतलब कैपिटल डेल्टा होता है, उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, वो तब बताऊंगा जब आएगा तब। डेल्टा, उसके बाद ये तो तुमको पता ही है थीटा, उसके बाद तुमको ये भी पता है ओमेगा। उसके बाद यू हैव समथिंग विच लुक्स लाइक एन बट इज़ नॉट एन, इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं इसको? ईटा। उसके बाद समथिंग लुक्स लाइक के बट इज़ नॉट के, इट इज कॉल्ड एज कापा, इट्स नॉट कटप्पा। कापा कापा, इट इज़ कापा। कैपिटल के जैसा दिखता है और कैपिटल के नहीं है, इट इज़ कापा। गुड। देन और भी कुछ लेटर्स हैं, इफ़ आई रिमेंबर, ये है वेवलेंथ के लिए यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। देयर आर फ्यू मोर विच वी विल यूज़, और जब यूज़ करेंगे तब बताऊंगा, अभी फ़िलहाल सफिशेंट है, तो इतना पता होना चाहिए। देन अब प्रॉब्लम ये है, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे 2 साल में, किसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, किसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। तो बहुत छोटी और बहुत बड़ी वैल्यूज़ को लिखने के लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे 10⁻³ बताना है, तो पता है 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? मिली। इसको मिली बोलते हैं, मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। 10⁻⁶ हो, अच्छा इसको डिनोट करते हैं n से, मिली इज़ फॉर n। इसको पता है क्या बोलते हैं? माइक्रो, और हाँ ये आ गया म्यू, ये जो होगा यहाँ पे म्यू, लिखते हैं मू, रीड करते हैं म्यू। सिमिलरली एक आता है नू, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होगा बाद में। गुड। फिर आता है 10⁻⁹, इसको बोलते हैं नैनो। तो n इज़ फॉर नैनो ऑल्सो, ठीक है, वो तो एनीवेज कीप इट लाइक दैट ओनली। गुड। पता है गाड़ी भी आया था इस नाम से, टाटा नैनो। उसका नाम नैनो इसलिए था कि वो गाड़ी छोटा था, तो छोटा इसलिए नैनो। फिर आता है 10⁻12, इसको बोलते हैं पिको। 10⁻15, इसको बोलते हैं फेम्टो। तो जब मुझे बताना हो कि 10⁻³ है तो मैं क्या लिखूँगा? मिली। 10⁻⁶ माइक्रो, 10⁻⁹ नैनो, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फेम्टो। बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, जैसे 10⁻+3 आ गया, किलो करते हो ना, किलोग्राम, मतलब 10⁻³ ग्राम। उसके बाद 10⁻⁶, इसके 2 नाम हैं, इसको मिलियन भी बोलते हैं, इसको मेगा भी बोलते हैं।
कैपिटल M, स्मॉल m मतलब मिली है, कैपिटल M मतलब मेगा है। 10⁶ इज मिलियन, हमारी भाषा में 10 लाख। 10⁻1 इज 10, 10⁻2 इज 100, 10⁻3 इज 1000, 10⁻4 इज 10,000, 10⁻5 इज 1 लाख, 10⁻5 इज 1 लाख। हम लोग 1 लाख बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 1 लाख नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो क्या बोलते हैं, देखो ये 10 है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 1 लाख। वो बोलते हैं 100,000, 100,000, 100K। गुड गुड। तो तुम अगर किसी समटाइम्स कुछ किसी से बात कर रहे हो जो या तो अब्रॉड रह के या तो फॉरेनर है, वो ऐसे ही बोलेगा आपको 100,000। 100 ग्रैंड अगर आप US में हो तो। यूनाइटेड स्टेट्स वाले ना वो लोग 100K भी नहीं लिखते, 100,000 नहीं बोलते, 100 ग्रैंड बोलते, 100 ग्रैंड। तो एनीवेज हाँ, हमारे लिए सफिशेंट है। 10⁶ इज मेगा, 10⁹ इज गीगा, जिसको तुम बिलियन बोलते हो, बिलियन, कैपिटल G। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन का जो मेमोरी होता है, कितना मेमोरी है, कितना रैम है, 2 GB, 8 GB, 16 GB, वो G इज़ गीगा, गीगाबाइट्स। गुड। तो अब इतना पता है तो रूल नंबर 6 पे जाएंगे। रूल नंबर 6, a prefix symbol is used before the symbol of unit। नाम में ये प्री मतलब पहले, तो पहले तो बिफोर ही होगा ना, इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, सफिक्स बोलते हो जिसको तुम। प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। गुड। तो एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुझे बताना है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो लेट अस से 10⁻³ लिखना है, जैसे 10⁻³ ग्राम है, तो मैं लिखूँगा 1 मिलीग्राम। गुड। अगर मुझे बताना है 10⁻+3 ग्राम है, तो मैं बोलूँगा 1 किलोग्राम। मुझे बताना है 10⁻⁻6 ग्राम है, तो मैं बोलूँगा 1 माइक्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है 10⁻⁹ सेकेंड्स है, तो मैं बोलूँगा 1 नैनो सेकेंड, बराबर, 1 नैनो सेकेंड। मुझे बताना है 10⁻12 सेकेंड है, मैं बोलूँगा 1 पिको सेकेंड। तो ऐसा 10⁻⁹ -12 ऐसा लिखेंगे नहीं, वी विल यूज़ प्रीफिक्स। क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स। वेरी गुड। और अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो प्रीफिक्स लगाते वक्त मैंने ना बीच में स्पेस छोड़ा है, ना मैंने हाइफन लिखा है। हाइफन पता है ना, डैश। अगला रूल देखो, अगला रूल। वेरी गुड। स्पेस और हाइफन must not be introduced, when using prefixes, good, right? लेकिन अगर मुझे ऐसा बताना होता है, देखो मीनिंग कैसे चेंज होता है। व्हाट इज दिस, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, वेरी गुड। व्हाट इज दिस, 1 पिको सेकेंड। व्हाट इज दिस, 1 मिलीग्राम, बराबर बराबर। मुझे अगर ये बताना हो मीटर ग्राम, मिलीग्राम नहीं बताना, मीटर ग्राम, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मीटर मतलब लेंथ और मास का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब मुझे 2 यूनिट्स का प्रोडक्ट बताना हो, इफ़ आई वांट टू शो कि ये 2 यूनिट्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, तो बीच में क्या दिखाएंगे, हाइफन या फिर स्पेस। एग्जाम्पल, यू नो आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं चलेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या बन गया था, न्यूटन सेकेंड। तो मुझे जब न्यूटन सेकेंड बताना है, या तो मैं स्पेस दिखाता हूँ या फिर मैं क्या डालता हूँ, हाइफन। तो हाइफन और स्पेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। तो स्पेस और हाइफन must be introduced for indicating
multiplication of two units, product of two units, multiplication of two units. now तक clear? तो total how many rules? 8. Good, याद रहेंगे पक्का पक्का. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब मुझे ये बताओ, CGS हो या MKS हो या FPS हो या SI हो, इन चारों सिस्टम में कौन से 3 कॉमन फंडामेंटल क्वांटिटीज थे? लेंथ, मास एंड टाइम. वेरी गुड, वेरी गुड. लेकिन हमने ये तो बता दिया कि लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन ये लेंथ मेजर कैसे करते हैं हमने कहाँ देखा? अब बोलोगे मेजर कैसे करते का क्या मतलब होता है? इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, क्या करोगे? सेंटीमीटर स्केल लगाओगे, मेजर करोगे. दैट इज़ गुड. तो जब छोटे छोटे डिस्टेंस हो तो तुम कर सकते हो मेजर बाय यूजिंग स्केल, इंस्ट्रूमेंट, इंच टेप, मीटर टेप, सेंटीमीटर स्केल. लेकिन इफ़ आई आस्क यू हाउ डू यू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर, मून, मार्स? ऐसा किया क्या कि एक आपका दोस्त यहाँ पे स्केल पकड़ के बैठा है और तुम वहाँ पे जाके नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा और प्रैक्टिकली फिजिबल ऑफ कोर्स नहीं है. तो जब तुम वेरी लार्ज डिस्टेंस की बात करते हो ना, तो डायरेक्ट मेजरमेंट होते नहीं है. जब तुम डायरेक्टली स्केल लगा के मेजर कर रहे हो, इसको बोलते हो डायरेक्ट मेजरमेंट. डायरेक्ट मेजरमेंट है क्योंकि मैंने डायरेक्ट स्केल उठाया, लगा दिया, हो गया. तो मेजरमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. तो जब डिस्टेंसेस की बात हो, डायरेक्ट मेजरमेंट्स कैन बी डन ओनली व्हेन यू हैव लाइक वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स. गुड. 2 पॉइंट इस बोर्ड पे, 2 पॉइंट इस क्लासरूम के अंदर, तो डायरेक्ट स्केल यूज़ कर लोगे. लेकिन अगर मैंने ये भी पूछा आपको कि यहाँ से नासिक का डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, कैसे मेजर किया? और वो तो छोड़ो कैसे किया तो बाद में देखेंगे. जब तुम बोलते हो यहाँ से नासिक का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, यहाँ से मतलब तुम्हारे घर से कि मेरे घर से कि इस क्लास से, और नासिक में कहाँ तक? जब तुम बाहर जाते हो या वापस आते हो तो एक माइलस्टोन होता है. वैसे हमारे कंट्री में माइलस्टोन बोल नहीं सकते, हमारे कंट्री में किलोमीटर स्टोन बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग माइल्स में डिस्टेंस मेजर करते ही नहीं है. हम करते किसमें? किलोमीटर. तो जब तुम रिटर्न आ रहे हो दिखता है ना 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कहाँ से? इट इज़ ऑलवेज पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस, हमेशा. क्योंकि पहले जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, जब ईमेल्स भी नहीं थे, तो कम्युनिकेशन कैसे होता था पता है आपको? लेटर्स कहाँ से पोस्ट होंगे? पोस्ट ऑफिस. कहाँ तक जाएंगे? पोस्ट ऑफिस. तो डिस्टेंसेस बिटवीन 2 सिटीज़ नॉर्मली पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस होता था. तो अभी याद रखना, अगली बार जब तुम देखो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तुम्हारे घर से नहीं है, वो कहाँ से है? पोस्ट ऑफिस से. क्लास से भी नहीं है, इट इज़ फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. तो माय क्वेश्चन इज़ कि मेजर कैसे किया? तो अगर देखा नहीं होगा तो कभी देख लेना. जब भी रोड का काम चल रहा होता है ना, तो कभी कभी इंजीनियर्स आते हैं, वो ट्राइपॉड लगाते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा डिवाइस लगाते हैं, और सामने भी एक ऐसा डिवाइस होता है. तो होता ऐसा है, एक डिवाइस से लाइट जाता है, दूसरे डिवाइस से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आता है. या नहीं भी आया तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब यहाँ से लाइट निकला था तब हमने क्लॉक चालू किया, जब यहाँ पे पहुँचा तो उसने बता दिया कि कितना टाइम लग गया. फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड लग गया. फॉर एग्जांपल, यू नो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? नहीं पता? 300 मीटर पर सेकेंड. तो ये लाइट यहाँ से निकल के वहाँ तक एयर के थ्रू गया ना, हाँ, तो कितनी स्पीड से गया? कितने टाइम में पहुँचा? वेरी गुड. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन. तो व्हाट इज डिस्टेंस? हो गया. डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो. जब सिग्नल निकला था, जब सिग्नल पहुंचा है, टाइम पता लग गया ना, हो गया. दिस इज हाउ यू मेजर डिस्टेंस. ये भी इनडायरेक्ट मेथड है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब हमको डिस्टेंस मेजर करना है
इसको मैं पहले तो लिखूँगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और हमारा सिलेबस में देखो, जब लेंथ की बात करते हो तो तीन अलग अलग लेंथ की बात होगी, वेरी स्मॉल, मीडियम एंड वेरी लार्ज। अब वेरी स्मॉल मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा तुमको 10 तक ये तो होगा एटम मतलब क्या, ठीक है, एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, वेरी गुड। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो चलो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, व्हाट इज द साइज ऑफ अ एटम? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस में आता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द बोर्ड? ये मीडियम डिस्टेंसेस में आता है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम अर्थ? ये किस में आता है? लार्ज डिस्टेंस में। तो आपको सिलेबस में मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस होगा मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अब प्रॉब्लम ये है, डिस्टेंसेस टू स्टार्स, प्लैनेट्स कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल। तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हो पैरेलैक्स मेथड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पैरेलैक्स मेथड। सो डिस्टेंसेस टू stars, planets, etc. cannot be measured with scale, with meter scale, etc. Therefore parallax method is used. तो चलो पहले पैरेलैक्स मेथड समझेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ वो आप सबको फॉलो करना है। या तो आपका पेन ले लो, या आपका हाथ, या एक फिंगर, वट एवर इट इज़, कीप दैट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आई। अब लेफ्ट आई क्लोज करो, राइट आई से देखो, देखा? अब उल्टा करो, अब राइट आई बंद करके लेफ्ट आई से देखो। व्हाट डू यू नोटिस? चेंज इन पोजिशन, चेंज इन द बैकग्राउंड। उसकी वजह से लगता है कि पोजीशन चेंज हो गया, राइट, करेक्ट। लेकिन रियलिटी में पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं, लेकिन हमको क्या लगा पोजीशन चेंज हुआ। क्यों पता है? क्योंकि ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हुआ। पहले ऑब्जर्वर तुम्हारा राइट आई था तो बैकग्राउंड में कुछ और है, लेफ्ट आया तो बैकग्राउंड में कुछ और है। तो जो चीज़ हुई नहीं लेकिन ऐसा लगा कि हुआ, उसको बोलते हो एपरेंट। क्या बोलते हैं? सो पैरेलैक्स इज द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन, रियलिटी में चेंज नहीं हुआ। तो पैरेलैक्स इज द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब मेरे केस में देख लो ना, मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो ये ट्राइपॉड, उसके बैकग्राउंड में आई सी गर्ल सिटिंग, देन आई चेंज माई पोजिशन, आई एम लुकिंग एट द सेम ट्राइपॉड विच इज एट द सेम पोजिशन। लेकिन नाउ बिकॉज एज एन ऑब्जर्वर मैंने पोजिशन चेंज किया, मेरे बैकग्राउंड में भी लड़के दिखते हैं मुझे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड, राइट। तो पैरेलैक्स में हुआ क्या कि जब हमने सिर्फ ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज किया तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग अगेंस्ट द बैकग्राउंड, एंड दिस apparent change in the position of an object due to change in position of observer is called as parallax. Good. तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, वैसे आगे से इतना डिटेल लिखूँगा नहीं क्योंकि नोट्स में है। सो इमेजिन, राइट, या फिर कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर आइज, इन फ्रंट ऑफ योर आइज and look at it
look at it with left eye closed, मतलब राइट आई से देख रहे हो, एंड देन राइट आई क्लोज्ड, मतलब लेफ्ट आई से देख रहे हो. We observe that object appears to move against the background. ऐसा दिखता है कि ऑब्जेक्ट मूव हुआ अगेंस्ट द बैकग्राउंड. सो दिस apparent change in the position of object, apparent फिजिक्स में ये वर्ड बहुत बार सुनोगे, apparent, जो दिखता है होता नहीं है. सो दिस apparent change in the position of object, due to change in position of observer is known as parallax. चलो डायग्राम से समझेंगे हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस. तो इमेजिन, चलो ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सम ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं मेरे राइट आई से ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ से. तो दिस इज माई वन ऑफ माई आई कॉल इट एज E1, I1. तो बैकग्राउंड में कुछ और दिख रहा था. नाउ आई लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट, मैं सेम ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको दूसरे आँख से देखता हूँ, E2. ये जो दो ऑब्जर्विंग पोजीशंस है ना, इसमें जो एंगल बना इसको बोलते हैं पैरालैक्स एंगल. क्या बोलते हैं इसको? पैरालैक्स एंगल. द एंगल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज पैरालैक्स एंगल. गुड. अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कैपिटल D है. मुझे नहीं याद मैंने नोट्स में क्या नाम दिया है, बता दो. R, सम नेम, डजंट मैटर. स्मॉल r, कैपिटल R. ठीक है. और ये दोनों E1 E2, ये दोनों आई ऑब्जर्वर का पोजीशन का डिस्टेंस कुछ होगा, ds. ओके, गुड. पक्का. हमको क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस. किसका डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का. कहाँ से? हमसे मतलब कहाँ से? E1 से या फिर E2 से. इस डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया? R. अच्छा, वापस से जाएंगे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे. सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहला कौन सा था? प्लेन एंगल. प्लेन एंगल कौन बनाता है? लाइन जैसा ऑब्जेक्ट. तो डू यू थिंक ये जो लाइन है ये आर्क जैसा है? हाँ. और इस लाइन ने एंगल बनाया, तो कौन सा एंगल है ये? प्लेन एंगल है. प्लेन एंगल है. वेरी गुड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल? थीटा इक्वल टू ds अपॉन r. तो व्हाट इज r? ds अपॉन थीटा. राइट. अब ये जो एंगल है थीटा, इट इज़ मेजरेबल. ये मेजर हो जाता है. कैसे होता है बाद में देखेंगे. मतलब थीटा में मेजर कर लूँगा. तो दो ऑब्जर्वर्स के बीच में जो एंगल बना, पैरेलल एंगल, इट इज़ मेजरेबल. वो कैसे मेजर करते हैं बाद में देखेंगे. और E1 E2 मतलब ds इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आई. क्या करना है? कुछ नहीं, अपने दोनों आंखों के ऊपर सेंटीमीटर स्केल लगा लो, मिल गया डिस्टेंस. तो ये भी मेजरेबल है ना? हाँ कि ना? यस. तो मुझे ds मिल गया, मुझे थीटा मिल गया, तो r मिल जाएगा. तो तुम घर पे बैठे बैठे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो. यू कैन मेजर डिस्टेंस टू मार्स, जुपिटर इजीली बाय सिटिंग ऑन अर्थ. घर मतलब हमारा घर अर्थ है. तो अभी इसके आगे अगर मैं घर बोलूँगा ना, मतलब अर्थ, ऑल ऑफ अस आर सिटीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ. गुड. तो इनडायरेक्ट मेथड है ये. हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया. हमने एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व किया. इट अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड. राइट. तो दो ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है उसमें जो एंगल बना पैरेलल एंगल, वो मेजर हो सकता है. वो कैसे होता है देखेंगे.
और दो ऑब्जर्वर के पोजीशन का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। और ये जो दो ऑब्जर्वर का पोजीशन है E1 E2 डिस्टेंस है, ये आर्क जैसा बन गया। अगर नहीं समझ में आया तो देखो डायग्राम, देखिए ये E1 था, ये E2 था, ये ऑब्जेक्ट था। तो E1 E2 डिस्टेंस इज लाइक आर्क। और ये हो गया तुम्हारा प्लेन एंगल, क्योंकि आर्क प्लेन एंगल बनाता है इसलिए प्लेन एंगल। गुड। तो आर्क लेंथ इज R इंटू डी थीटा। तुमको क्या फाइंड करना था? R। तो व्हाट विल बी R? ds बाय डी थीटा। तो वही हमने लिखा वहाँ पे, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट डिस्टेंस। गुड। अब पैरेलैक्स के हमको 3 एप्लीकेशन देखने हैं। सबसे पहला है पैरेलैक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। है क्या ऐसा? तो पहला एप्लीकेशन है पैरेलैक्स मेथड to measure distance to a planet. To measure distance to a planet. तो let us say for example, ये एक planet है, some planet P। मुझे इस प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करना है अर्थ से। तो हम क्या करते हैं ना, हम अर्थ के 2 पॉइंट्स लेते हैं जो फारदेस्ट हो। विच आर द 2 पॉइंट्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फारदेस्ट? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। हाँ, मतलब बेसिकली तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। यस यस। तो हम 2 पॉइंट लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, A पॉइंट और B पॉइंट। तो वी टेक 2 पॉइंट्स A एंड B विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट, और इस 2 पॉइंट से हम लोग साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस? एक ही टाइम पे, एक साथ। याद रखना, मैं कंफ्यूज करूँगा तुमको। तो हम एक ही टाइम पे इस प्लैनेट को 2 पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि एक ही टाइम पे कैसे कर सकते हो तुम एक टाइम पे या तो इंडिया में हो या तो अपोजिट साइड, मतलब US में बैठे हो। एक टाइम पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो हम अकेला पर्सन ऑब्जर्वेशन करता ही नहीं है। देयर आर 2 ऑब्जर्वर्स, बट द ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी डन एट द सेम टाइम। क्यों? वाई सेम टाइम पे क्यों? Very good. It's not only because of rotation of the earth. It's also earth is rotating, earth is revolving, planet itself is revolving. जिस प्लैनेट को तुम देख रहे हो वो थोड़ी वहाँ रुकने वाला है। हाँ, तुम मेजरमेंट कर ले, मैं बाद में जाता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। प्लैनेट इज मूविंग, अर्थ तो मूव हो ही रहा है, अर्थ तो रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है, प्लैनेट खुद भी मूव हो रहा है। इसके लिए ये जो मेजरमेंट है ना, ये ऑब्जर्वेशन सेम टाइम पे ही लेना पड़ता है हमको। तो एक ऑब्जर्वर का काम नहीं है, 2 ऑब्जर्वर है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट सी क्यों लिए? मैं तो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता ना, ज़्यादा आसान था। और फारदेस्ट क्यों लिया? वही तो मेरा क्वेश्चन है। वाई डिड आई नॉट टेक दीज 2 पॉइंट्स? एग्जैक्टली, डायमीटर मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस। वही मेरा क्वेश्चन है कि क्यों, व्हाई नॉट दीज 2 पॉइंट्स? थिंक इन टर्म्स ऑफ एंगल, पैरेलैक्स एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर मैं ये 2 पॉइंट लेता हूँ और हाँ स्मॉल, तो जो पैरेलैक्स एंगल बनेगा स्मॉल, और ये बहुत स्मॉल होता है, ये मेजरेबल नहीं होता फिर। तो पैरेलैक्स एंगल मेजर होना चाहिए, दैट इज़ वाई यू टेक द 2 फारदेस्ट पॉइंट। तो अर्थ के सरफेस पे जो 2 पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, वही 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं हमको। अदरवाइज़ ये जो पैरेलैक्स एंगल बनेगा ये बहुत छोटा बनेगा। अगर ये बहुत छोटा बनेगा तो तुम मेजर कर ही नहीं सकते। जब एंगल ही मेजर नहीं हुआ तो देखो क्या होगा। चलो इस डिस्टेंस को d बोलता हूँ, इसको स्मॉल b बोल देता हूँ। इस केस में आर्क जैसा कौन है? b, AB मतलब p। यू नो व्हाट इज आर्क लेंथ? अभी बताया था, रेडियस इंटू
एंगल, रेडियस ऐसा कौन है, डी, और एंगल कौन है, थीटा। ए बी की वैल्यू क्या है, बी, और ये क्या है, डी। तो मुझे अगर थीटा मिल गया तो मैं कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, बी बाय थीटा। और बी तो पता ही है ना, पता है ना बी, व्हाट इज बी इन दिस केस। अगर ये अर्थ है तो ये बी कौन है, डायामीटर है, वेरी गुड, डायामीटर है। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, अरे हाँ मेरे को वैल्यू बताओ, वैल्यू, किसी ने 6 बोला, उसके आगे भी बोलो। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12800 किलोमीटर। वैसे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6378 किलोमीटर रेडियस की, तो डायमीटर डबल है। मतलब तुमने दो जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिए उससे दो फायदे हो गए। नंबर 1, पैरेलक्स एंगल थोड़ा सा बड़ा बना। नंबर 2, ये डिस्टेंस तुमको मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुमको तो पहले से पता है दिस इज डायमीटर ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू क्या होती है 12800, राइट। तो हमारा काम कम हो गया। तो क्योंकि मुझे अब ये पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस टू अ प्लैनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पक्का। अभी ये पैरेलक्स मेथड का ये एप्लीकेशन और अगले 2 एप्लीकेशन मैं इन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे फटाफट से आपको रिवाइज़ करवाना है व्हाट वी हैव लर्न सो फार। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक था वो था सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल। किसको याद है सॉलिड एंगल या 3D एंगल डिफाइन कैसे किया था हमने, समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब रेशो है, यस, रेशो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर, वेरी गुड, टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय द स्फीयर एट इट्स सेंटर, 4π। तो उसके बाद हमने देखा 8 रूल्स, 8 कन्वेंशन फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। नंबर 1, units of every physical quantity should be represented by its symbol. Number 2, full name of unit always start with capital letter, small letter, very good। मैं बीच में गलती करूँगा तो चेक तुम जाग रहे हो कि नहीं। should start with small letter even if it is named after a person। और अगर यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन और उसका सिंबल यूज कर रहे हो तो सिंबल शुड बी इन कैपिटल। नंबर 3, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। नंबर 4, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन फुल स्टॉप आफ्टर द एंड ऑफ द recommended लेटर। नंबर 5, सिंगल रेशो। तो यूनिट ऑफ quantities in numerator and denominator should be written as a single ratio, one ratio. Number 6, prefix. So prefix symbol is used before the symbol of unit. Number 7, space or hyphen must not be introduced while using prefixes. Space and hyphen must be introduced while indicating multiplication of 2 units. Good. इसके बाद हमने देखा मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में पैरेलक्स मेथड। हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज पैरेलक्स मेथड, सिर्फ डिफाइन कर दिया तो भी चलता है। व्हाट इज पैरेलक्स, द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नोन एज पैरेलक्स। गुड, बाकी का अगले लेक्चर में।